चलिए देखेंगे तो आज डाटा एनालिसिस रिसर्च में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। डाटा को कैसे हम लोग संकलन करते हैं वो देख लिया, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं वो देख लिया, और सैंपल कैसे हम लोग लेते हैं वो भी देख लिया। सैंपल कैसे कैसे किस प्रकार से लिया जाता है, क्वालिटेटिव सैंपलिंग, ये सब भी देख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डाटा का फिर जो भी हमको डाटा मिला रहता है उसको एनालिसिस करते हैं। मतलब उसको एक व्यवस्थित रूप देते हैं हम लोग। जो भी हमारे पास अभी तक रॉ डाटा मिला था, हम लोगों ने डाटा लिया था तो रॉ डाटा मिला था, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक, मतलब उसको एक व्यवस्थित रूप में यहाँ पे रखते हैं डाटा को। ठीक, तो डाटा विश्लेषण बहुत सारे डाटा को निष्कर्ष और रिपोर्ट के सत्यापन योग्य सेट में बदलने में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाता है। तो डाटा एनालिसिस क्या करता है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है अलॉट ऑफ डाटा इनटू वेरिएबल सेट ऑफ कैलकुलेशन एंड रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट वगैरह में ये क्या करता है, उसको मतलब उसको एक बार देखते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो पता चल जाता है हमको डाटा से, एक बार इस पर डाटा को देखने से। तो इस डाटा को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग विश्लेषित करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। ठीक, उचित विश्लेषण शोधकर्ता को डाटा की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और सूचना, निर्णय और निष्कर्ष में पहुंचने में मदद करता है। तो जो भी सूचना से निर्णय लिया जाए उसको वहां तक पहुंचने में उसकी क्या करता है, डाटा एनालिसिस मदद करता है। तो इसका स्टेप है, देखिए डाटा एनालिसिस के स्टेप हैं, स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं कि जो हमको डाटा मिला है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक, सत्यता है कि नहीं है, उसमें वैलिड है कि नहीं है। ठीक, वो चेक करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं। एडिट मतलब होता है जो भी हमारे काम का है उसको रखते हैं, और काम का नहीं होता उसको क्या कर देते हैं, हम लोग काट देते हैं। जैसे कि फिल्म वगैरह में सुनो होगे एडिट करना, तो बीच बीच को जो काम का नहीं रहता उसको काट दिया जाता है। ठीक, मतलब उतना ही हमको जानकारी कलेक्ट करना रहता है जितना हमारे काम का रहे, फिर उसको एडिट करते हैं हम लोग। जो व्यर्थ जानकारी रहता है उसको काट देते हैं। ठीक, और उसका कोडिंग करते हैं, फिर कोड दे देते हैं, उसको एक कोड के रूप में दे देते हैं। ठीक, कोडिंग कर देते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक, डाटा को बांट देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं उसको डाटा को। फिर डाटा एंट्री करते हैं, फिर डाटा को उसमें एंट्री कर देते हैं, और डाटा क्लीनिंग, डाटा को शुद्धता और शुद्धता लाते हैं उसमें। देखते हैं कि दोबारा कोई डाटा लिख गया है क्या, दोबारा कोई डाटा लिख अगर गलती से लिख दिए रहते हैं तो उसको हटाते हैं, और कोई गलती हुई रहती है उसको कम करते हैं, तो वही डाटा क्लीनिंग में आ जाएगा वो। फिर लास्ट में उसका क्या कर देते हैं, टेबुलेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, टेबल फॉर्म में बना देते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं। तो वैधता क्या हो जाती है, डाटा के रूप में यह पता लगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि क्या आयोजित साक्षात्कार निर्दिष्ट मापदंडों का अनुपालन कर रहा है या नहीं। तो जो भी हम लोगों ने इंटरव्यू में डाटा कलेक्ट किए हैं वो हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो हमने स्पेसिफाई किए थे, उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, जिस जिस उद्देश्य को लेकर हमने किसी का इंटरव्यू किया था, अगर रिसर्चर है तो हमारे जो उद्देश्य है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है उस डाटा से, तो उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। अगर उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा होगा तो डाटा वैलिड नहीं है, अगर उद्देश्य पूरा हो रहा होगा तो डाटा वैलिड मान के चलते हैं यहाँ पे। यह सुनिश्चित करता है कि क्या पद्धति और क्या अ, यह सुनिश्चित करता है कि क्या पद्धति और तकनीक ने ठीक से काम किया है या नहीं। तो जो हम लोगों ने टेक्निक अपनाई थी डाटा कलेक्शन करने के लिए, जो टूल्स अपनाए थे रिसर्च के लिए, वो क्या हमको वो प्रॉपरली वर्क किए हैं कि नहीं किया है, उसको यहाँ पे देखा जाता है। ठीक, अब एडिटिंग में क्या होता है, संपादन कहते हैं इसको, एडिटिंग को। तो संपादन साक्षात्कारता या प्रतिवादी द्वारा प्रश्नावली भरवाने में गलतियों की जांच करने की प्रक्रिया है। डाटा प्रविष्टि के लिए डेटा जमा करने से पहले 2 बार संपादन किया जाता है। ठीक, तो क्या प्रश्नावली भरवाते समय कोई गलती हो गई है हमसे, ये सब चीज चेक करते हैं, एडिट करते हैं, उसको एक बार देखते हैं।
ठीक, तो दो प्रकार से संपादन किया जाता है, दो प्रकार से एडिट किया जाता है। तो फर्स्ट में क्या रहेगा, पहला संपादन सेवा फॉर्म द्वारा किया जाता है, जो साक्षात्कार आयोजित करता है। तो जो साक्षात्कार आयोजित करते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक। और दूसरा संपादन बाजार अनुसंधान फर्म द्वारा किया जाता है, जो साक्षात्कार को आउटसोर्स करता है। आउटसोर्स करना मतलब यहाँ पे साक्षात्कार जो इंटरव्यू को क्या करे, आउटसोर्स करे। ठीक, मतलब यहाँ पे जो उसको ले इंटरव्यू को। और एडिटिंग इज मैनुअल प्रोसेस, संपादन एक मैनुअल प्रक्रिया है। डेटा संपादन त्रुटियों और चूक का पता लगाने और यदि संभव हो तो सही करने में मदद करता है, ताकि पूर्णता, स्थिरता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित किया जा सके। कॉन्टिजेंसी, एक्यूरेसी, ये सब होनिजिटी होना चाहिए। ठीक, डाटा जब हम लोग क्या करें उसी को चेक करते हैं उसमें, एडिटिंग में। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोडिंग, डाटा का कोडिंग करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, उत्तर के लिए कुछ प्रतीकों या तो वर्गानुक्रम या अंक या दोनों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया कोडिंग के रूप में जाना जाता है। तो कोड कर देते हैं डाटा को यहाँ पे बताने के लिए कि ये डाटा है करके। ठीक, प्रक्रिया को सीमित संख्या में वर्गों या श्रेणियों में दर्ज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मकान मालिक या किराएदार शब्द का प्रयोग करने के बजाय हम एलटीडी, लैंडलॉर्ड या टेनेंट का प्रयोग कर सकते हैं, टीएनटी, टेनेंट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो कोडिंग हो गई एक हिसाब से, इसको हम ही समझेंगे कोडिंग को। ये इसका मतलब क्या है, लैंडलॉर्ड है और इसका मतलब टेनेंट है, टेनेंट है। ठीक, तो इसको हम ही समझेंगे, तो ये कोडिंग करना हो जाता है, उसको एक ऐसा रूप दे देना जो क्या है, आसानी से समझ में आ सके। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे या कुछ यहाँ पे चित्रकारी कर देंगे, तो उसको कोड कर देंगे। अब क्लासिफिकेशन होगा डाटा का, तो वर्गीकरण करेंगे डाटा का। समरूपता और समानता के अनुरूप समूह और वर्गों में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से वर्गीकृत कहा जाता है। तो वर्ग में उसको व्यवस्थित करना की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तकनीकी रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे वर्ग क्या कर देंगे, उसको हम लोग व्यवस्थित कर देंगे। डेटा के वर्गीकरण में सामान्य विशेषताओं वाली इकाइयों को एक वर्ग में रखा जाता है और इस तरह पूरे डेटा को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि ग्राफिकल डेटा अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक, जियोग्राफिकल डेटा, ठीक, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार इसको वर्गीकृत करते हैं। और क्रोनोलॉजिकल जो डेटा रहता है उसको जो कालक्रम समय के अनुसार, टाइम और इवेंट जो हुआ है उसके अनुसार वर्गीकृत कर देते हैं उसमें। ठीक, और गुणात्मक डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, जैसे मेल फीमेल बता दिए, तो क्वालिटेटिव डेटा हो गई यहाँ पे। ठीक, क्वालिटी, क्वालिटेटिव डेटा। और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सर्विस, सेवा की लंबाई परिणात्मक के अनुसार। ठीक, तो लंबाई वगैरह बता दिए, लेंथ ऑफ सर्विस। ये क्या हो जाएगा, मात्रात्मक डेटा का वर्गीकरण हो जाएगा यहाँ पे। अब डाटा को क्या करते हैं, एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो डाटा प्रविष्टि माध्यमिक या प्राथमिक विधि द्वारा एकत्रित किए जाने वाले जानकारी को एक माध्यम में परिवर्तित करने में मदद करता है, जो देखने और हेर फेर करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक, तो यहाँ पे सुविधा प्रदान करता है डाटा। कुछ भी डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल के उस डाटा को उसके जगह फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे अब डाटा की। ऑप्टिकल स्कैनिंग होता है इसमें। ये क्या होता है, ये डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो प्रश्नावली और प्रतिक्रियाओं को पढ़ सकते हैं। तो वही ऑप्टिकल स्कैनिंग हो जाएगा, ऐसा डिवाइस जो प्रश्नावली और प्रतिक्रियाओं को पढ़ सकता है जो। ठीक,
ये उपकरण काले व दीर्घवृत्तीय की जांच करते हैं। ठीक, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एग्जामिन करते हैं डार्क स्मॉल क्रिटिकल्स एंड डिफिस को। और ऑप्टिकल स्कैनर आता है जो एक प्रश्नावली में चिन्हित उत्तरों की प्रतिक्रिया में मदद करता है और डाटा फाइल में उत्तरों को संग्रहित करता है। तो बार कोड रहता है, बार कोड रीडर देखोगे प्रोडक्ट वगैरह में लगा रहता है। तो संभावित उत्तर के लिए कोड की आवश्यकता होती है। ठीक, बार कोड भी रहता है इसमें। और डेटा रिकॉर्डर के रूप में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका द्वारा उपयोग किया जाता है। तो वॉइस वॉइस रिकॉग्निशन होती है। तो उसमें क्या होता है, वॉइस को पहचान लिया जाता है। वॉइस को जिससे हम पहचाने वो वॉइस रिकॉग्निशन है। आवाज की पहचान करता है, जैसे कि टेलीफोन साक्षात्कारकर्ता के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो जो टेलीफोन में जो लोग इंटरव्यू देते हैं उसके लिए विकल्प दिलचस्प विकल्प प्रदान करता है। ठीक, और ध्वनि प्रक्रिया मिलने पर यह पूर्ण क्रमोदेशित प्रश्नावली प्रणाली प्रश्नावली में तार्किक रूप से अगले प्रश्न के लिए स्वचालित रूप से शाखाओं में बांटे जाते हैं। तो ध्वनि प्रक्रिया के हिसाब से क्या करता है कि स्वचालित रूप से, जैसे कि कोई भी फोन आता है, ठीक, हमको इसको सामने हाथ देता हूँ, कोई भी फोन आता है तो आप आगे बढ़ने के लिए एक दबाएं बोलते हैं तो हम लोग एक दबाते हैं। फिर उसके बाद वो आगे की अपने प्रोसेस शुरू कर देता है। तो ऑटोमेशन होता है उसमें ना, आगे की प्रोसेस। अब इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए फिर आप दो दबाएं बोलते हैं तो हम लोग दो दबाते हैं तो फिर वो जानकारी मिलता है। इसके बाद अन्य किसी जानकारी के लिए तीन दबाएं बोला जाता है तो हम लोग तीन दबाते हैं। तो वही उसमें क्या रहता है, ध्वनि प्रक्रिया को तार्किक रूप से अगले प्रश्न के लिए स्वचालित शाखाओं में बांटा जाता है। तो उसमें प्रश्न रहते हैं, ये प्रश्न जानकारी, ये प्रश्न के जानकारी के लिए हाँ, अगर ये आप कर रहे हैं तो हाँ बोलिए, और हाँ बोलते हैं, फिर एक दबाते हैं, फिर वो अगला प्रश्न पूछता है, फिर हाँ बोलते हैं, फिर वो अगला प्रश्न पूछता है। ऐसी क्या चलता है, वॉइस रिकॉग्निशन में काम चलता है रिसर्च में। ठीक, अब डाटा क्लीनिंग होता है यहाँ पे। डाटा की सफाई के लिए निरंतरता की जांच और लापता प्रक्रियाओं का उपचार सम्मिलित किया जाता है। तो जो अभी तक हमको मिला नहीं है उसका उपचार कैसे करें, और डाटा में कंटिन्यूटी है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, उसको देखते हैं हमको, निरंतरता है कि नहीं है यहाँ पे। ठीक, और जो नहीं मिला है उसको कैसे मिले, या लापता का उपचार कैसे करें हम लोग, जो डाटा नहीं मिला है उसको, ये देखते हैं डाटा क्लीनिंग में। तो संपादन के दौरान प्रारंभिक संगता जांच की तुलना में इस स्तर में जांच अधिक गहन और व्यापक है क्योंकि यह कंप्यूटर का उपयोग करती है। तो ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर से चेक करते हैं कि कोई डाटा गलत हो गया कि सही हो गया, एडिट करके चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो कंप्यूटर का उपयोग होता है इसमें शुद्धता की जांच के लिए। अब फिर लास्ट में क्या होता है, टेबुलेशन होता है, टेबल बनाते हैं उसका। ठीक, तो सारणीकरण का सीधा सा अर्थ है तालिकाओं के माध्यम से एक डाटा एक आंकड़ा प्रस्तुत करना। तो टेबल के माध्यम से क्या करते हैं, अब एक डाटा प्रस्तुत करेंगे सामने वाले को। यह सांख्यिकी जांच की प्रक्रिया में वर्गीकरण के बाद आता है। ठीक, तो वर्गीकरण के बाद आएगा, क्लासिफिकेशन के बाद होता है टेबुलेशन। तो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन इनर रिलेटेड इन इंडिपेंडेंट। तो वर्गीकरण और सारणीकरण पारस्परिक संबंधित और इंडिपेंडेंट होता है, ये ना अन्यो आश्रित होता है। सारणीकरण कॉलम और पंक्ति में डेटा की एक व्यवस्थित व्यवस्था है। सारणीकरण दो प्रकार से हो सकता है। तो वन में फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन होता है जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी बताया जाता है। ठीक, तो एक तरफा आवृत्ति तालिका उन उत्तरदाताओं की संख्या दर्शाती है जिन्हें प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक संभव उत्तर दिया है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है उदाहरण के लिए, तो आप किस ब्रांड का चॉकलेट पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ब्रांड यहाँ पे क्या है, 500 लोग हैं। ठीक, 500 लोगों से क्वेश्चन किया गया है और 500 कितने हैं, 100% मान के चला गया है 500 को। तो कैडबरीज कितने लोगों को पसंद है, तो 225 लोगों को पसंद है।
तो 45% को कैडबरी पसंद है, नेस्ले 155 लोगों को पसंद है, अमूल कितना 83 लोगों को पसंद है जो 16.6% है, और न्यूट्रीन कितने 31 लोगों को पसंद है, और जिनको कुछ पता नहीं है कि कुछ पसंद ही नहीं है, डोंट नो, वो 6 लोग हैं, वो 1.2% है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि किस चॉकलेट का ब्रांड पसंद किया जाता है ज्यादा। तो यहाँ पे कैडबरी, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग, कैडबरी ब्रांड का चॉकलेट ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक, तो ये एक उदाहरण है ये टेबुलेशन का। अब देखिए, ये क्या था, ये वन वे वाला फ्रीक्वेंसी टेबल था, वन वे फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस टेबुलेशन। ठीक, क्रॉस सारणियन देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फर्दर ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे बारंबारता तालिका और प्रतिशत वितरण को एक ही प्रश्न पर लिंग, पुरुष या महिला, आयु जैसे विभिन्न तरीकों से आगे व्यवस्थित किया जा सकता है। ये एक ही प्रश्न है इसको, लेकिन हम कई तरीके से हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, कई तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए एक क्रॉस टेबुलेशन है, इसमें कई मतलब स्तर पे व्यवस्थित कर रहे हैं इसको। जैसे महिला पुरुष अलग कर दे रहे हैं इसमें। ठीक, सिंगल में उसमें कुछ पता नहीं चल रहा था कितना महिला थे कितने पुरुष थे कितने एज वाले थे, लेकिन इसमें क्या पता चल जाएगा, कई बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। जैसे कि ब्रांड इसमें सिर्फ दिखाया गया है, ठीक, आयु के हिसाब से। तो 10 वर्ष आयु वाले जो कैडबरी पसंद करते हैं वो 93 जने हैं। ठीक, और 10 से 20 वर्ष के बीच 73 जने हैं, और 20 से 21 वर्ष के बीच 29 जने कैडबरी पसंद करते हैं, और 30 से जो ग्रेटर देन रहेंगे वो 20 जने हैं। तो ये टोटल 225 जने थे, जो 45% था। तो ये क्रॉस है ना, सबका अलग अलग करके दिखा रहा है, यहाँ पे एज वगैरह सब अलग अलग करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे नेस्ले को 59 जने, 10 से कम वर्ष वाले हैं वो, फिर 10 से 20 वर्ष वाले 44 जने हैं। ऐसी करके डाटा बताया जा रहा है। तो इसमें पता चल जा रहा है कि जो 10 वर्ष से ऊपर वाले हैं वो 43% है, और 10 से 20 वर्ष वाले भी खा रहे हैं उनको, वो कितना है 29.8% है, और 21 से 30 साल वाले 15% हैं, और 30 से ज्यादा वाले 11% हैं। ठीक, तो टोटल 500 हमने डाटा लिया था। ठीक, तो ये क्रॉस में क्या होता है, अलग अलग हम लोग उसको एरिया में या डिवाइड कर देते हैं अलग अलग ग्रुप में। ठीक, तो डाटा माइनिंग, डाटा खनन क्या होता है, डाटा माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कंपनी कच्चे डाटा का उपयोग उपयोगी जानकारी के बदले में करती है। तो कच्चे डाटा का उपयोग करती है जानकारी के बदले यहाँ पे। तो डाटा के बड़े बैचों में पैटर्न देखने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके व्यवसाय अपने ग्राहक के बारे में अधिक से अधिक अधिक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति विकसित करने, बिक्री बढ़ाने और लागत कम करने के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर का उपयोग करके बिक्री को बढ़ा सकते हैं वो लोग। ठीक, तो ये डाटा माइनिंग है ये, जिसमें क्या होता है, कच्चे डाटा जो क्या है अभी रॉ है, जो टेबलेटेड नहीं हुए हैं, उसके बदले में निर्धारित किया जाता है इसको। ठीक, अब हमको डाटा वगैरह सब मिल गया, तो अब देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक, जो हाइपोथेसिस हमने माना था, ठीक, हाइपोथेसिस हमने माना था, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का परीक्षण कैसे करते हैं वो देखिए। तो इसमें दो प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं परिकल्पना परीक्षण में। तो हाइपोथेसिस अगर ट्रू होता है, ठीक, तो अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए तो कोई एरर नहीं है। ठीक, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो हमको एक्सेप्ट करना था, लेकिन हम रिजेक्ट कर दिए तो फर्स्ट टाइप एरर हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो एग्जाम में आता है, हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और आप उसे एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट नहीं किए, हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं किए, तो कौन सा प्रकार का एरर है, तो फर्स्ट टाइप एरर है। और हाइपोथेसिस आपको गलत था, ठीक, रॉन्ग था, आपको करना था यहाँ पे रिजेक्ट करना था।
तो रिजेक्ट कर देते तो कोई एरर नहीं होता, ठीक, नो एरर रहता है, वहां पे रिजेक्ट कर देते तो। लेकिन आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे टू टाइप, दूसरे प्रकार का एरर हो जाता है, ठीक। तो बहुत ही सरल है ये। अगर हाइपोथेसिस क्या है हमारा, ट्रू है, ट्रू है मतलब सत्य है, ठीक, मतलब सही है हाइपोथेसिस, हमको क्या करना था, उसको एक्सेप्ट करना था, एक्सेप्ट करना था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया तो फर्स्ट टाइप का एरर हो जाएगा, ठीक। और हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पे गलत था, हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पे रॉन्ग था, जो परिकल्पना मान के चले थे उसको हमको रिजेक्ट करना था, लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया तो एरर आ गया, गलती हो गया हमसे। तो कौन सा प्रकार का एरर है वो, टाइप 2 एरर कहलाता है वो, ठीक। एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सरल है, बस सत्य है उसको हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर रिजेक्ट कर दिए तो गलती हो गया, और जो गलत है उसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट कर दिए तो गलती हो गया। तो सत्य है उसको हम लोग ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो गलती हो गया। तो वहां पे टाइप 1 रहेगा, सत्य को आप रिजेक्ट कर दिए थे, और गलत को आप एक्सेप्ट कर लिए तो टाइप 2 हो गया वहां पे, ठीक। दो प्रकार की त्रुटि होती है यहाँ पे, तो यही त्रुटि को पूछा जाता है। सत्य होने पर सूर्य कल्पना की अस्वीकृत है, तो इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, इसको भी याद रखेगा, अल्फा से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको कहा, किससे, अल्फा से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर ये वाला गलती को बीटा से डिनोट किया जाता है, बीटा, ठीक। तो यहाँ पे इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, और टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है, ये तो बीटा, ठीक। टाइप 2 एरर acceptances of null hypothesis when is false, it represented बीटा, ठीक, वही लिखा है, बीटा को प्रदर्शित किया जाता है बीटा स्तर से, ठीक। तो इसको याद रखना है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का स्तर, तो हम लोग को लगता है कि जितना प्रतिशत हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो वही सार्थकता का स्तर है। इसको 5% या 10% मान के हमेशा चलते हैं। एक, कई लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है ना, तो लोग 1% मान के चलते हैं। और थोड़ा आपको रिसर्च में अपना कम कम कॉन्फिडेंस है तो आप 5% मान के चल सकते हो, नहीं तो और कम कॉन्फिडेंस है अपने रिसर्च में तो 10% मान सकते हो। या यहाँ इसको ज्यादातर 20% तक मानते हैं ना, 20% से फिर ज्यादा नहीं ले जाना है उधर, ठीक। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम वैल्यू, सार्थकता का स्तर जो हाइपोथेसिस को सत्य होने पर इसको अस्वीकार करने की संभावना का अधिकतम मूल्य है, ठीक। तो हाइपोथेसिस को अगर सत्य हो जाता है तो अस्वीकार कितने को करेंगे आप, ठीक। जैसे कि ये किसमें रहता है, ज्यादातर ये सोशल साइंस में होता है ना। सोशल साइंस में हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो ये जरूरी नहीं रहता कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो सभी के लिए सत्य हो या सभी के लिए मान्य हो। कुछ परसेंटेज लोग हो रहते हैं जिनके लिए ये मान्य नहीं हो सकता, तो उसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग अगर हाइपोथेसिस हमारा सत्य हो रहा है तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके लिए सार्थक नहीं होगा ये, ठीक, उसी को देखते हैं। तो 5% के लिए नहीं होगा कि, मतलब 10%, कितना प्रतिशत आपको सार्थकता स्तर है, आपका सार्थकता स्तर कितना प्रतिशत है उसी को देखा जाता है, ठीक। अस्वीकार करने की संभावना का अधिकतम मूल्य है, और आमतौर पर परिकल्पना का परीक्षण करने से पहले अग्रिम निर्धारित किया जाता है। मतलब पहले से लेके चलेंगे आप लोग कि मैं 10% ये मान के चलती हूँ कि सार्थकता स्तर रहेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या 10% सार्थकता स्तर रहेगा, 5% रहेगा, 1% रहेगा। आपको यहाँ पे होता यह है कि जितना आपको कॉन्फिडेंट रहेगा आपके रिसर्च में, उतना आपका सार्थकता स्तर क्या रहेगा, कम रहेगा यहाँ पे, ठीक। शोधकर्ता शून्य का परिकल्पना को खारिज करने का जोखिम सच होने पर 5% जोखिम लेने के लिए तैयार है, ठीक। तो 5% अगर सार्थकता स्तर लिखा है कहीं पे, तो उसका मतलब क्या है, 5% अगर सार्थकता स्तर लिखा है
5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को खारिज करने का जोखिम कितना ले रहा है? 5% ले रहा है। अगर 5% सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा है तो ठीक। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है ना। सार्थकता स्तर। अब देखिए परीक्षण का आकार, साइज ऑफ टेस्ट। तो परीक्षण का आकार सूर्य परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना है। जब सत्य है, यह सत्य है और इसे अल्फा द्वारा दर्शाया गया है, तो सार्थकता स्तर और परीक्षण स्तर का आकार व्यवहारिक अर्थों में पर्यायवाची है। ठीक, दोनों क्या है? पर्यायवाची है। मतलब जो रिजेक्ट हाइपोथेसिस है इक्वल टू अल्फा हो जाता है यहाँ पे। जो सूर्य परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना है जब ये सत्य है और इसे अल्फा के द्वारा दर्शाया गया है, तो सार्थकता स्तर और परीक्षण का आकार व्यवहारिक अर्थों में पर्यायवाची है। दोनों को एक समान मान सकते हैं हम लोग। ठीक, जो हाइपोथेसिस है और अल्फा है, या जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और जो अल्फा है, इसको हम लोग एक ही मान सकते हैं। अब पावर ऑफ टेस्ट, परीक्षण की शक्ति। तो परीक्षण की शक्ति को सूर्य परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है जब यह वास्तव में गलत, यानी यानी H1 सत्य है। मतलब H1 मतलब क्या होता है यहाँ पे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सत्य मान के चलना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, H1 को। जब H0 को हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। तो H1 तो H1 मतलब अल्टरनेटिव जो माने थे, अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा तो अपने आप क्या सत्य हो जाता है? यहाँ पे जो H1 है वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। एक्सेप्ट होना मतलब यहाँ पे ट्रू हो जाता है वो। ठीक, तो यहाँ पे अगर पावर ऑफ टेस्ट किसे कहेंगे? परीक्षण की शक्ति को सूर्य परिकल्पना अस्वीकार करने, मतलब जो रिजेक्ट करने की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है जब वास्तव में गलत है, यानी गलत हो जाता है, यानी उसके जब वो गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सत्य हो जाएगा। तो परीक्षण की शक्ति के सापेक्ष रूप में, संभावित रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे उसी को क्या लिखेंगे हम लोग? वो पावर बराबर क्या हो जाएगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ठीक, तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 - क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं? अल्टरनेटिव को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो टाइप 2 एरर होता है ना, वो 1 - कर देंगे तो हमको पावर पता चल जाएगा अपने क्या है? टेस्ट का। ठीक, अल्टरनेटिव और वो जानते हो ना आप लोग, नल हाइपोथेसिस, तभी ये समझ में आएगा। तो स्टैटिक्स का हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना, देखिए शुरुआत से समझा देता हूँ। स्टैटिक्स का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हाँ, तो उसी को बता रहा हूँ। जब हम लोग रिसर्चर जो रहता है उसका पॉपुलेशन रहता है, रिसर्चर का क्या रहेगा? एक समग्र रहता है। समग्र मतलब पॉपुलेशन रहेगा एक, ठीक, जिससे आप रिसर्च करोगे। और एक क्या रहेगा? सैंपल रहता है। ठीक, सैंपल रहता है। तो स्टेटिक्स में क्या होता है? समग्र का जो मीन रहता है, मतलब जो माध्य रहता है, वो किसके बराबर मान के चलते हैं हम लोग? सैंपल के मीन के बराबर मान के चलेंगे ना। तो यही क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है। दोनों को जब बराबर मान के चलते हैं स्टेटिक्स में, जब समग्र का मीन है और जो अपने सैंपल का मीन है, मतलब माध्य है, जो समग्र का माध्य है
और जो अपने सैंपल का माध्य है, जब दोनों को बराबर मान के चलते हैं, शुरुआत में क्या मान के चलते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है मान के चलते हैं। मान लो सैंपल का समग्र का माध्य कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, मतलब अपने पॉपुलेशन का माध्य जो है वो 50 आ रहा है, तो सैंपल का माध्य भी कितना आना चाहिए यहाँ पे, अपने प्रतिदर्श का माध्य या सैंपल का माध्य भी 50 आना चाहिए। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस पे एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग कि नल हाइपोथेसिस क्या है, हम जो माने थे वही हो रहा है, नल हाइपोथेसिस जो हम लोग लेके चले थे वही है। लेकिन इससे कम या ज्यादा आ गया ना, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सत्य हो जाता है फिर। ठीक, H1 क्या हो जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, और उसको सत्य मान के चलते हैं। फिर अगर एक चीज गलत हो गया तो उसके अल्टरनेटिव में कुछ बना रहते हैं, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, तो कुछ दूसरा चीज सही हो जाएगा वहां पे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ये मान के मैं प्रयोग कर रहा हूँ कोई कि भूत नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये मान के कोई प्रयोग कर रहा हूँ कि भूत नहीं है, नहीं है करके कुछ प्रयोग कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो अल्टरनेटिव है, तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस है मान के चलो, भूत नहीं है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा मेरा, भूत है हो जाएगा, भूत है। ठीक, अगर मुझे भूत नहीं दिखा, मैं कहीं गया, मैं ये सोच के गया कि भूत नहीं है करके, तो भूत नहीं दिखा, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा जो मैं सोच के चला हूँ वो सही हो गया। अगर मेरे को भूत दिख गया तो एक एक चीज और है जो सत्य हो सकता है, ये गलत होगा। हमेशा याद रखना कि ये गलत होगा तो दूसरा चीज, उसका दूसरा पक्ष जो है वो सही हो जाएगा। तो अगर मैं भूत देख लिया तो मेरा दूसरा पक्ष सही हो जाएगा, जिसको मैं मान के नहीं चला था, सोच के नहीं चला था कि भूत है करके, फिर अपना अल्टर हाइपोथेसिस बदल जाएगा, वहां पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस वो रहता है जिसको हम लोग मान के चले रहते हैं, और जो मान के चले रहते हैं वो नहीं होता, तो कुछ दूसरा चीज सत्य हो जाता है वहां पे, तो वही होता है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, उसको H1 मान के चलते हैं हम तो। ठीक, तो जो मान के चले हैं वो नहीं हुआ तो कुछ कोई और दूसरा चीज सत्य हो जाता है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान लो सत्य हो जाता है फिर। ठीक, तो वही 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर रहता है वो। ठीक, जब वो हाइपोथेसिस, शून्य हाइपोथेसिस देखिए, जब आपका अस्वीकार हो जाता है तब कहाँ क्या सत्य हो जाएगा आपका, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सत्य हो जाएगा। अगर ये असत्य हुआ तो वो सत्य हो जाएगा, ऐसे चलता है ये। ठीक, तो समझ में आया नल और अल्टरनेटिव। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो स्वतंत्रता की डिग्री तार्किक रूप से स्वतंत्र मूल्य की अधिकतम संख्या को संदर्भित करता है, जो ऐसे मूल्य हैं जिन्हें डेटा नमूने में विभिन्न भिन्न होने की स्वतंत्रता होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूँ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास 7 रंग के अलग अलग चश्मे हैं। ठीक, 7 रंग के अलग अलग चश्मे हैं यहाँ पे, चश्मे हैं, और एक दिन में मैं एक रंग का चश्मा ही पहन सकता हूँ, फिर दूसरे रंग का चश्मा नहीं पहन सकता। ठीक, और वो चश्मा पहनने के बाद उसको नहीं पहनना। तो देखिए, अगर 7 चश्मे हैं मेरे पास, तो पहले दिन मैं कोई चश्मा पहन लिया, उसके बाद मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचेगा, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा उसके बाद। ठीक, दूसरे दिन मैं जब उठूंगा तो मेरे पास 6 चश्मे रहेंगे, उसमें से किसी एक को बस पहनने की मेरे को सुविधा रहेगी। अब उसको पहन लिया तो फिर दूसरे को नहीं पहनना है, तो फिर उसके दूसरे दिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपको चुनाव कितना तक सीमित है आपका। ठीक, फ्रीडम कितनी है आपकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो धीरे धीरे क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होते जाता है। ये अभी एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग, ये रीजन, प्रांतिक क्षेत्र, तो एक परीक्षण में प्रायिकता वक्र के तहत
क्षेत्र को दो स्वीकृत क्षेत्रों में, स्वीकृत क्षेत्रों और अस्वीकृत क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जो क्षेत्र बनाए जाते हैं इसमें, एक तो स्वीकृत क्षेत्र रहता है, एक अस्वीकृत क्षेत्र रहता है। एक क्षेत्र वो रहता है जिसमें नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, और एक क्षेत्र वह रहता है जिसमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, वहां पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस काम करता है। ठीक, तो दो क्षेत्र बनाते हैं यहाँ पे, तो वही क्रांतिक क्षेत्र बोलते हैं इसको, क्रिटिकल रीजन। तो अस्वीकृत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें नल हाइपोथेसिस खारिज कर दिया जाता है, वो अस्वीकृत क्षेत्र है। जो स्वीकृत नहीं है, जिसमें नल हाइपोथेसिस को खारिज कर दिया जाता है। और स्वीकृत क्षेत्रों के अस्वीकृत क्षेत्र को महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा क्रांतिक क्षेत्र की सार्थकता के स्तर बराबर होता है। वो अल्फा के रूप में क्या करते हैं, उसको दर्शाते हैं कितना हमारा क्षेत्र क्या है, सार्थक है उसको। ठीक, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है क्या उसको समझाना? हाँ ये है, तो इससे समझा दूंगा मैं आपको। अस्वीकृत और स्वीकृत क्षेत्र पर इसको पढ़ लेते हैं। क्रांतिक क्षेत्र हमेशा वितरण वक्र के पूंछ पर होता है। ठीक, उसका जो टेल होता है ना, उसी में होगा क्रांतिक क्षेत्र। ठीक, और यह वैकल्पिक परिकल्पना के आधार पर दोनों पूंछों या एक पूंछ पर हो सकता है। तो दो टेल होते हैं इसके। तो सबसे पहले टू टेल देखेंगे इसका। ठीक, जब हम यह निर्धारित करने में रुचि रखते हैं कि चीजें अलग होती हैं या बार बार नहीं, हम दो पूंछ वाले परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो चीजें में रुचि रखते हैं, निर्धारित करने की रुचि रखते हैं कि चीजें अलग या बार बार नहीं। ठीक, बार बार नहीं होती, चीजें अलग नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसी से मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो क्षेत्र है जो रेड रेड में दिख रहा है आपको, ठीक, ये जो क्षेत्र क्या है, यहां से यहां तक का, ये जो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस का क्षेत्र है, ये एक्सेप्ट का क्षेत्र है। ठीक, और ये रिजेक्शन का क्षेत्र है। यहाँ पे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं इन क्षेत्रों में, जो रेड रेड दिख रहा है ना, इस क्षेत्र में दोनों साइड हम लोग जब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसी को टू टेल्स अल्फा बोलते हैं। ठीक, तो ये एक्सेप्टेंस का क्षेत्र है। यहाँ तक आप अपने शोध को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब अपना हाइपोथेसिस को यहीं तक एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ पे। और हो सकता है इतना क्षेत्र आपके हाइपोथेसिस में ना आए, मतलब जो आप मान के चल रहे हो वो इतना क्षेत्र में ना हो, ये वाले क्षेत्र में नहीं होता। ये डाटा यहाँ तक जो जाता है, थोड़ा थोड़ा डाटा बचा हुआ है, तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिखा रहा है ना, यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, याद रखिएगा। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों साइड को, तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा। इसको इंटू 100 से करेंगे तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को भी दिखा रहा है ये। ठीक, तो यहाँ तक का क्षेत्र जो है ना, वही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहता है, इसको याद रखेगा। यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है ये, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे हम लोग क्या होता है, सिग्निफिकेंस रख के चलते हैं 5% का। इतना लोग हम हो सकता है कि जो हमारा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म ना करे, ये डाटा जो है वो अलग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये अंदर वाला। ठीक, जितना भी अंदर में डाटा दिख रहा है आपको, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट होता है। ठीक, तो क्रिटिकल एरिया भी बोलते हैं इसको। ये जो बाहर वाला है ना, ये जो बाहर है रेड वाला है, उसी को क्रिटिकल एरिया भी बोला जाता है इसमें। ठीक, क्रिटिकल रीजनिंग रीजन, क्रिटिकल रीजन बोला जाता है इसी जो रेड वाला है उसको, उसी क्षेत्र को। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए क्रांतिक क्षेत्र हमेशा वितरण के वक्र पूछ पर होता है, तो ये क्रांतिक क्षेत्र है। ये वक्र के पुच्छ मतलब जो पूछ जैसे दिख रहा है ना, यहीं पे होता है ये, इसी को क्रांतिक क्षेत्र बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, या वैकल्पिक परिकल्पना के आधार पे दोनों पूछों या एक मुझ पर हो सकता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे हम लोग माने हैं ना, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या प्लस साइड ही माने हैं, ये प्लस साइड रहता है। ठीक, यहाँ पे प्लस साइड दिखाता है, ये वाला प्लस साइड रहता है अपना, इस साइड वाला ये प्लस साइड रहता है और ये माइनस साइड रहता है। तो इसको एक साइड भी मान के चलते हैं और कई लोग दोनों साइड मान के चलते हैं। इसको दोनों साइड मानते हैं तो टू टेल रहता है, ये टू टेल अल्फा, और एक साइड मानेंगे तो वन टेल अल्फा हो जाता है ये। तो वन टेल में देखेंगे अब, जब केवल उन चरम मूल्यों में रुचि रखते हैं जो तुलनात्मक मूल्य, मतलब जो म्यू जीरो से हम लोग जिसकी तुलना कर रहे हैं से कम या अधिक है। ठीक, तो म्यू से कम या अधिक है जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, जिस वैल्यू से। म्यू जीरो किसको मान के चलते हैं हम लोग, जो हमारा पॉपुलेशन का म्यू है उसी को म्यू जीरो मान के चलते हैं। तो इससे इससे या तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक, इससे कम है तो हम लोग माइनस साइड में टेल बनाएंगे, और इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो प्लस साइड में टेल बनता है, तो वन टेल बनेगा इसमें। इससे कम है तो माइनस साइड में टेल बनेगा, और इससे ज्यादा है तो प्लस साइड में टेल बनता है। ठीक, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। तो हम सार्थकता परीक्षण के लिए एक पूछ वाले परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, ये जो इसमें जो रहेगा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे रहेगा, जो म्यू है वो इक्वल रहेगा। ठीक, जो हमारा सैंपल का म्यू है वो इक्वल रहेगा किससे, और अल्टरनेटिव के क्या रहेगा, ये क्रॉस रहेगा बीच में, इसको याद रखिएगा, टू टेल में। और वन टेल में देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है, अगर ज्यादा रहेगा, ठीक, इस साइड ज्यादा रहेगा तो ये इस साइड लाल रहेगा, प्लस में रहेगा तो, और माइनस में रहेगा तो इस साइड लाल रहेगा। ठीक, उससे कम या ज्यादा हुआ तो अल्टरनेटिव से जो माध्य निकाले हैं ना, समग्र का माध्य और सैंपल का मीन के साथ तुलना करते हैं। यहाँ पे म्यू जीरो साथ सैंपल का मीन को मानते हैं, और म्यू केवल समग्र के माध्य को माना जाता है। दोनों को तुलना करते हैं, अगर छोटा बड़ा हो गया तो इस साइड लेते हैं उसको, जैसे कि यहाँ पे -1.725 है, इसका वैल्यू जो है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, 0.5 है, मतलब ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में दिखा रहा है ये। ठीक, तो राइट टेल है, ये राइट टेल के साइड दिखा रहा है ये। ठीक, तो राइट टेल में ये याद रखिए, ऐसी सिग्नल रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा ये राइट टेल का क्या दिखा रहा है हमको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिखा रहा है यहाँ पे राइट टेल का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, म्यू जो समग्र का माध्य है वो बड़ा है ए, उससे समग्र के माध्य से क्या है, ये बड़ा है, तो दाहिनी तरफ राइट टेल बनेगा ये। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का टेस्ट कैसे होता है तो सार्थकता का परीक्षण, यहाँ पे परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, पहले तो पैरामीट्रिक क्या होता है ये जान लीजिए। तो जब हमको क्या पता हो, समग्र का माध्य पता हो, ठीक, और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन पता हो, स्टैंडर्ड डिवीजन पता हो, विचलन पता हो, माध्य पता हो। ठीक, इसके द्वारा हमको सैंपल का भी माध्य पता हो, विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन पता हो, ठीक, या डिवीजन ही केवल पता हो। तो जब हमको
डाटा रहे हमारे पास और समग्र का माध्य भी पता हो, पैरामीटर को मिला के देखते हैं, सैंपल के माध्य से मिला के देखते हैं हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट में। यहाँ पे पॉपुलेशन का माध्य और जो सैंपल का माध्य है दोनों को मैच करके देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो यहाँ पे माध्य वगैरह रहता है हमारे पास, ठीक। नॉन पैरामेट्रिक में क्या रहता है, ये गुणों के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे माध्य, स्टैंडर्ड डिवीजन ये सब नहीं रहता, ना सैंपल का रहता है, पॉपुलेशन का यहाँ पे कुछ नहीं रहता हमारे पास। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास माध्य वगैरह ये सब रहते हैं, ठीक। तो पैरामेट्रिक टेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में देखिए, जनसंख्या के बारे में जानकारी उनके मानदंडों के माध्य से पूरी तरीके से जानी जा सकती है, जो कि सांख्यिकी परीक्षण को पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे माध्य वगैरह रहेगा हमारे मापदंड के लिए, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकें जिसका, ठीक। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए ना माध्यम रहती है हमारे पास, पूरी तरीके से जानी जा सकती है। इसमें जो मीन मीडियन मोड है ना, इसमें जानी जा सकती है, ठीक। मापदंड का उपयोग किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। पैरामेट्रिक टेस्ट में पैरामीटर रहेंगे, मतलब हमारे पास पैरामीटर रहना मतलब जो जोड़ने घटाने के लिए कुछ हमारे पास डाटा रहेंगे यहाँ पे, ठीक। तो वही पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, क्योंकि पैरामीटर रहता है हमारे पास, जो समग्र का है वो या सैंपल का है वो पैरामीटर रहेगा। यह सामान्य वितरण का अनुसरण करता है, और पैरामीटर रहता है इसीलिए कि किसका अनुसरण करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो याद रखेगा पैरामेट्रिक टेस्ट किसका अनुसरण करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अनुसरण करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाटा उपलब्ध रहेगा, ठीक। गुड़, गुड़ नॉन पैरामेट्रिक गुड़ के ऊपर होता है ना, गुड़ वगैरह के ऊपर, ईमानदारी या कितना ये अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा बुरा, ईमानदारी, ये सब के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे ये सब चीज नहीं रहता, डाटा वाटा रहता नहीं है हमारे पास। इंटरव्यू के माध्यम से बस हम लोग ऑर्डिनल में एक मतलब कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, इस टाइप का वहाँ पे डाटा रहता है। और यहाँ पे पूरा हम हमारे पास माध्य, मीडियन मोड जो भी डाटा रहेंगे वो हमारे पास कैसे रहेंगे, या तो किलोग्राम वजन में जो हम मापने योग्य है उसमें रहते हैं पैरामेट्रिक में, ठीक। तो ये इसीलिए सामान्य वितरण का अनुसरण करता है। तो सामान्य वितरण को हम लोग जनरली अगर बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रहे हैं तो सामान्य वितरण के जो डाटा होते हैं ना, उसको हम लोग एक रेफरेंस के रूप में मान के चलते हैं कि हर चीज यहीं पे अनुसरण कर सकता है उसी टेबल का। तो सामान्य वितरण का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी रहता है ना, तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, उससे मैच करके देखते हैं फिर हमारे रिसर्च को कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें क्या रहेंगे आपका, इंटरवल और रेशियो रहता है, इसको याद रखिएगा। पैरामेट्रिक में क्योंकि डाटा रहेगा ना हमारे पास, इसीलिए इंटरवल और रेशियो रहता है। मतलब किसी चीज का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं और इंटरवल भी ज्ञात कर सकते हैं। इंटरवल मतलब उसके बीच के मान को भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच इंटरवल कितना है, 2 से 3 के बीच समान इंटरवल में रहता है ना ये, ठीक। 10-10 इंच के बीच में रहता है, इंच बोलता हूँ, सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो यहाँ पे इंटरवल भी रहेगा और रेशियो भी रहेगा हमारे पास। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंकड़ा जब भी रहता है तो वहाँ इंटरवल भी रहता है, रेशियो भी रहता है। और वहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक में क्या रहेगा हमारे पास, कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। तो कैटेगरियल रहेगा, या जो नॉर्म नॉर्म स्केल रहता है, नॉर्मल स्केल रहता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल रहता है, वो रहता है, नॉमिनल स्केल रहता है वहाँ पे, और कैटेगरियल स्केल रहता है वहाँ पे, ठीक। ये नहीं रहता वहाँ पे, तो उसको याद रखना है, दोनों में अंतर याद रखना है यहाँ पे। और ये सजाती होना चाहिए, तो ये सजाती होता है, वेरिएंस शुड बी होमोजीनियस। तो जो भी हमारे पास वेरिएंस यहाँ पे मौजूद होते हैं वो सजाती होने चाहिए, ठीक, होमोजीनियस होने चाहिए, सेम होना चाहिए। जब सैंपल का माध्य भी सेम डाटा से निकलेगा और समग्र का माध्य भी सेम डाटा से निकलेगा, तभी तो हम तुलना कर सकते हैं, तो कहाँ तुलना कर सकेंगे, ठीक। अगर होमोजीनियस नहीं रहेगा हमारा डाटा, तो समग्र का डाटा और सैंपल का जो लोग हम लोग डाटा निकाले हैं वो दोनों गुण समान होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब समान गुण ही होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, इनेमा टेस्ट होता है, ठीक। ये सब टेस्ट करते हैं हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो इसको याद रखेगा, पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी।
ये सब टेस्ट होता है इसमें। ठीक। अब नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है? गैर पैरामीट्रिक आंकड़ों में जनसंख्या के वितरण के बारे में जानकारी अज्ञात होती है, बताया था ना। इसमें कोई जानकारी नहीं रहता जनसंख्या के बारे में, मीन मीडियन मोड कुछ पता नहीं रहता, स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह, वेरिएंस वगैरह कुछ पता नहीं रहता। ठीक। और पैरामीट्रिक पैरामीटर निश्चित नहीं होता, तो वही पैरामीटर निश्चित नहीं होता उसका, जब कुछ पता ही नहीं है तो उसका पैरामीटर निश्चित नहीं है, जो जनसंख्या के लिए परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए आवश्यक है। ठीक। तो यहाँ पे कुछ रहता नहीं है हमारे पास, तो ये इसको याद रखना है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो नहीं करता क्योंकि डाटा नहीं है। याद रखेगा, जब भी डाटा रहेगा ना तभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, डाटा नहीं रहता तो नहीं रहता। और देखिए यहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल बस रहेगा, मतलब नाम मात्र स्केल रहेगा और ऑर्डिनल स्केल बस रहता है हमारे पास रहने के लिए। ठीक। जैसे कि नॉमिनल स्केल में क्या हो जाएगा, नॉर नॉमिनल स्केल में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग कोई वर्ग में डिवाइड कर दिए, मेल फीमेल में, मेल फीमेल में डिवाइड कर दिए। ठीक। किसी भी वर्ग को मेल फीमेल में डिवाइड कर दिए, या बॉय या गर्ल में डिवाइड कर दिए। ठीक। बॉय या गर्ल में डिवाइड कर दिए, ये नॉमिनल है। इसमें हम लोग रैंक नहीं दे सकते, मेल को 1 नंबर रैंक या फीमेल को 2 नंबर रैंक, ऐसा नहीं दे सकते। जैसे कि लिंग रहता है, ठीक, उसमें भी हम लोग उसको रैंक नहीं दे सकते। ऑर्डिनल में केवल रैंक देते हैं, और ऑर्डिनल में क्या रहेगा, रैंक बस दे सकते हैं। ठीक। इसमें रैंक देने का काम किया जाता है। जैसे कि ऑर्डिनल स्केल कैसे बनता है, यहाँ पे गुड रहेगा। ठीक। गुड रहेगा, फिर वेरी गुड रहता है, वेरी गुड रहेगा, वेरी गुड रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, फिर बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा, फिर सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे देखो, इसको रैंक दे सकते हैं हम लोग, इसको बहुत अच्छा मान सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा है, इसको बहुत अच्छा, तो इसको रैंक दे सकते हैं। तो ऑर्डिनल में वही रहता है, किसी भी चीज को उसके गुण के हिसाब से बांट के क्या कर सकते हैं, उसको रैंक दे सकते हैं। जैसे कि हमको पूछा नहीं जाता है, स्केल बना दिए जाते हैं, जो आप रेटिंग करिए, 1 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए, ठीक, 3 स्टार दीजिए, 5 स्टार का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 4 स्टार, 5 स्टार दे दिए मतलब उसका सर्विस बहुत अच्छा है, और 1 स्टार दिए मतलब खराब है, 2 स्टार दिए मतलब ठीक, और 3 स्टार दिए मतलब एवरेज है, 4 दे दिए तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन अच्छा है, और यहाँ पे 5 स्टार दे दिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे रैंक देख सकते हैं हम लोग। तो ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंक में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज को, और नॉमिनल में रैंक में नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गुण के ऊपर निर्धारित रहता है ना, इसलिए नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का ही प्रयोग होता है। और वहां पे क्या किसका प्रयोग होता है, इंटरवल और रेशियो का प्रयोग होता है वहां पे, याद रखिएगा। तो दोनों में, पैरामीटर नॉन पैरामीटर में। ठीक। और इसमें कौन कौन सा टेस्ट होता है, टाई स्क्वायर टेस्ट होता है, मीडियन टेस्ट होता है, साइन टेस्ट होता है, मेन विचली यू टेस्ट होता है, इंडॉल टेस्ट होता है, क्रूस्कल विंसले टेस्ट होता है, तो ये सब टेस्ट होगा, वेल्सले टेस्ट होता है, ये सब टेस्ट होगा इसमें। ठीक। तो यहाँ पे दोनों में अंतर देखेंगे, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में। तो यहाँ पे एजम्पशन रहता है क्या, तो यस, यहाँ पे एजम्पशन और मेड एजम्पशन रहता है, कुछ सोच के चले रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हाइपोथेसिस बना के चले रहते हैं हम लोग, एजम्पशन पहले से करके चले रहते हैं। ठीक। हाइपोथेसिस रहता है यहाँ पे, कहने का मतलब। और यहाँ पे कोई एजम्पशन पहले से बना के नहीं चले रहते, पूर्व अवधारणा बना के यहाँ पे एग्जॉप्ट करके नहीं चले रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेंटर टेंडेंसी, तो यहाँ पे द मीन, मीन रहता है यहाँ पे, द मेन वैल्यू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, और यहाँ पे मीडियन वैल्यू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी रहता है, मीडियन वैल्यू देखा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक। और कोरिलेशन में पियर्सन का कोरिलेशन देखा जाता है पैरामेट्रिक टेस्ट में,
और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में किसका कोरिलेशन देखा जाता है? स्पेयरमैन का कोरिलेशन देखा जाता है। तो याद रखिएगा, जो पियर्सन का कोरिलेशन है ना, वो पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए है, और स्पेयरमैन का कोरिलेशन है जिसमें प्लस माइनस करके बस हम लोग देखते हैं कि कितना प्लस है कितना माइनस है। आप लोग ये हो कि नहीं किए हो, एक आध बार स्पेयरमैन का कोरिलेशन, उसमें बस प्लस माइनस दे देते हैं, ठीक, और देखते हैं कि कितना प्लस है और कितना माइनस है, माइनस की संख्या अधिक है कि प्लस की संख्या अधिक है। और पियर्सन में कोरिलेशन में सहसंबंध देखते हैं जिसमें मात्रा देखा जाता है, ठीक। प्रोबेबिलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है? तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको बताया था मैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आर्बिट्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो गुणात्मक जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, आर्बिट्री मतलब गुणात्मक जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, उसको देखा जाता है। तो पॉपुलेशन का नॉलेज रहता है यहाँ पे, तो पॉपुलेशन का नॉलेज रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रहती, पॉपुलेशन का नॉलेज से हमको कोई जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे समग्र का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे किसका नॉलेज होना चाहिए हमको? पैरामेट्रिक टेस्ट में समग्र का नॉलेज होना चाहिए, आपका पॉपुलेशन क्या है। यहाँ पे पॉपुलेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे गुड से रिलेटेड काम किया जाता है, ठीक। तो उससे पॉपुलेशन का क्या मतलब है? इसमें व्यक्तिगत गुण देखते हैं हम लोग, ठीक, किसमें कितना गुण है। और यूज फॉर फाइंडिंग इंटरवल डाटा, तो यहाँ पे इंटरवल डाटा देखा जाता है, ठीक। इंटरवल डाटा कितना रिलेटेड, और यहाँ पे नॉमिनल डाटा देखा जाता है, ठीक। नॉमिनल के साथ कैटेगरियन भी हो सकता है, और यहाँ पे इंटरवल के साथ रेशियो भी देखते हैं, रेशियो डाटा, ठीक। तो रेशियो भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैटेगरियन भी रहता है, कैटेगरियन, ठीक। और एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन वेरिएबल में यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे एप्लीकेबल वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे एप्लीकेशन किस में होगा? वेरिएबल्स में भी होंगे और एट्रीब्यूट्स में भी होता है यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, यहाँ पे मेन विटली टेस्ट है, क्रुस्कल टेस्ट है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। और यहाँ पे टू राइट टेल को बताया गया है, तो ये राइट टेल को बताया गया है यहाँ पे, ठीक। वो लेफ्ट टेल को बताया गया था, यहाँ पे राइट टेल को बताया गया है। तो ये पॉजिटिव साइड को दिखाता है ये, ठीक। और एक साइड भी करते हैं हम लोग, अगर जो समग्र के माध्य से क्या आ रहा हो, वो ज्यादा आ रहा हो यहाँ पे, ठीक, इससे ज्यादा आ रहा हो जो हमारा जो जो सैंपल का मीन है, तो इस साइड राइट साइड टेल का टेस्ट करते हैं हम लोग इसमें, ठीक। तो यही बता रहा है, इसमें कुछ ध्यान देने लायक बात नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि इस परिकल्पना का परीक्षण करना चाहते हैं कि समग्र का माध्य, ठीक। देखो समग्र का माध्य में केवल म्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा भूल गया था। समग्र माध्य है तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जो अनुमानित माध्य है जो हमने अनुमानित किया है उसको म्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो शून्य परिकल्पना कब होगी? जब समग्र का माध्य और हमारा जो माध्य है वो दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की परिकल्पना होती है। तो जैसे समग्र का माध्य हम लोग क्या माने हैं? 100 माने हैं, ये अनुमानित माध्य 100 माने हैं, और समग्र का माध्य कितना हो जाए? 100 के बराबर हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। नल हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग? नल हाइपोथेसिस को मानेंगे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। पॉसिबल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल 100 एक्सेट्रा, इट मीन मोर एंड लेस देन 100, अगर इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, मतलब ये इक्वल ना हो, ये इक्वल ना हो तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन होता है ना, इसको याद रखिएगा। ये नल हाइपोथेसिस साइन होता है दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, तो कम है या ज्यादा है?
ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की साइन है। तो ये साइन देखिएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात हो रही है और नल हाइपोथेसिस की। कई बार क्या होता है, ये ऐसे ऑप्शन करके इसको लिख दिए रहते हैं, तो इस साइड नल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन लिखा रहता है, तो इसको देख के आपको मैच मैचिंग में इसको नल हाइपोथेसिस के साथ मिलाना रहता है, और मैच मैचिंग में इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ मिलाना होता है। अल्टरनेटिव, जैसे कि यहाँ पे ये सिग्नल, ये साइन दे दिया, फिर यहाँ पे कोई कथन लिख दिया कि समग्र का माध्य और जो पॉपुलेशन, समग्र का माध्य और जो सैंपल का माध्य है, निदर्शन का माध्य बराबर नहीं है, ऐसे लिखा है। और समग्र का माध्य और निदर्शन का माध्य दोनों बराबर हैं, तब ये जो इसमें मिलाना है आपको। अगर नहीं भी लिखा है नल हाइपोथेसिस, तो दोनों माध्य को बराबर बोला जाए तो इसमें मिला देना है आपको, और दोनों माध्य को बराबर नहीं बोला जाए तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ही इसको याद रखेगा। ये लिखा है मतलब वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा है, तो इसी में मिलाना है। कई बार ऐसे दे चुका है, कथन दे दिया रहता है उधर नल हाइपोथेसिस का, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, और इसी के साथ मिलाना रहता है। फिर तो आपको ये साइन पता होना चाहिए, और H O लिखा रहेगा और H1 लिखा रहेगा, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जो वैकल्पिक परिकल्पना है यह है कि समग्र का माध्य 100 से कम है। तो ऐसे लिखा रहेगा ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो 100 से कम है, मतलब म्यू 100 मान के चले हैं, और म्यू क्या है, कम है 100 से। तो ऐसे करके ऐसे कर दिए हम लोग, 100 से कम है पता चल रहा है, और ऐसे लिखा है तो इससे ये क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 100 से अधिक है पता चल रहा है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, 100 से अधिक है, तभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना है। और ऐसे लिखा है तो जो सैंपल हम लोग समग्र का माध्य है उससे ज्यादा है पता चल रहा है, यहाँ पे कम है। ठीक। यहाँ पे समग्र के माध्य से ज्यादा है, यहाँ पे समग्र के माध्य से कम है, ये पता चल रही है साइन को देख के। तो साइन को देख के भी आपको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। ठीक, तो इससे पता चल जाएगा। एग्जाम में साइन भी दे दिया रहता है ना, तो ये साइन का क्या मतलब है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे समग्र के माध्य से कम है, ये भी लिखा रहेगा। 100 नहीं, जरूरी नहीं कि 100 लिखा रहे, ये क्या है, समग्र के माध्य से कम है भी लिखा रहेगा, 100 नहीं लिखा रहेगा, तब भी आपको इसी में लेना रहेगा, मैचिंग में आएगा तो। और यहाँ पे समग्र के माध्य से अधिक है लिखा रहेगा, ग्रेटर है, तो भी इसको आपको इसमें लेना रहेगा फिर मैचिंग में। ठीक, तो ये मैचिंग में आ जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में इसमें टी टेस्ट को देखेंगे, स्टूडेंट टेस्ट भी बोला जाता है इसको, स्टूडेंट टेस्ट या टी टेस्ट। ठीक, तो इसको किसने दिया है, तो विलियम गोसेट ने दिया है। स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज होता है, और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज होता है। ठीक, तो पूछ देता है कि टी टेस्ट में किसका उपयोग करके हम लोग निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का उपयोग करके निकालते हैं यहाँ पे। ठीक, और इसको कि अगर एन एन किससे हो, मतलब जो हम लोग सैंपल लिए हैं वो 30 से कम हो, तभी उसका उपयोग करते हैं। तो एग्जाम में आ गया है ना, तो छोटे समग्र कितने को माना जाता है करके, तो अगर डाटा हमारा एन जो है वो किससे कम हो, 30 से कम हो, मतलब डाटा जब 30 से कम हो तो उसको छोटा न्यायादर्श माना जाता है, छोटे न्यायादर्श माने जाते हैं, छोटा सैंपल साइज माना जाता है, उसमें फिर टी टेस्ट होता है। तो छोटा न्यायाधीश कब माना जाएगा, ये भी आ गया है। तो एन जब चाहो 30 से कम हो या छोटे, और ये टी टेस्ट कब कब यूज होता है, जब हमारा सैंपल साइज क्या हो, 30 से कम हो, तब यूज होता है, इसको याद रखिएगा। यह परीक्षण गोसेट द्वारा दिया गया है, जो मानक विचलन ज्ञात नहीं होता और नमूने का आकार छोटा होता है। तो छोटा तभी मानते हैं जब 30 से कम हो, 30 से जब ज्यादा होता है तो उसका बड़ा न्यायाधीश मान लिया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक, और ये उसका फार्मूला है ये। तो फार्मूला में भी कभी कभी पूछा पूछा रहता है कि टी टेस्ट का फार्मूला कौन सा है, तो देख लीजिए फार्मूला। तो ये एक्स है, ये क्या है, समग्र का माध्य है, और ये जो एक्स बार लिखा है, एक्स बार जो हमारा सैंपल का माध्य मान के चलते हैं इसको ना, सैंपल का माध्य मान के चलते हैं, और स्क्वायर 2 रहता है ये।
ये समग्र का माध्य मानते हैं एक्स को, जिसमें बार नहीं लगा हो, और एक्स बार जो है तो सैंपल का माध्य मान के चलते हैं। और जो -1 है वो टोटल संख्या -1 करके चलते हैं इसको। ठीक, और लेवल ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि यही -1 रहता है लेवल ऑफ फ्रीडम हमारा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मीन ऑफ सैंपल लिखा है ना, जो एक्स बार है वो मीन ऑफ सैंपल है, सैंपल का माध्य है। और पॉपुलेशन का माध्य से माइनस करके देखते हैं इसको कम है कि ज्यादा है। ठीक, कम है कि ज्यादा है उसी को तो देखते हैं ना यहाँ पे। और एस क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैंपल होता है यहाँ पे, जो एस लिखा है वो। ये ऐसा ऐसी फाउंड करते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ऐसी फाउंड करते हैं। फिर उसको ऐसे ये फार्मूला है इसका, ये फार्मूला है इसका। ठीक, ये वाला फार्मूला है इसका। तो यहाँ पे देखिए अब दो छोटे न्यायाधीश के माध्य की सार्थकता की जांच, तो जो दो जो छोटे माध्य हैं उनकी सार्थकता की जांच कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो नल हाइपोथेसिस रहेगा, ठीक, तो परिकल्पना, पहला स्टेप क्या है, हम लोग नल हाइपोथेसिस मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ये मानेंगे कि जनसंख्या और नमूने का माध्य समान है और एक निश्चित मान जैसे माध्य 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या मानेंगे कि जो जो हमारे समग्र का माध्य है और हमारा जो नमूने का माध्य है वो दोनों 50 सेंटीमीटर है। उदाहरण के लिए दोनों हम लोग निकालेंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर ही आएगा, ये मान के चलेंगे। ठीक, और दूसरा में क्या करेंगे, यहाँ पे नादर्स के मानक विचलन का माप, तो इसी फार्मूले से क्या निकाल लेंगे, मानक विचलन निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेंगे। वो जो फार्मूला बताया उसी से स्टैंडर्ड डिवीजन निकलेगा। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि, ठीक, उसके बाद हम लोग टेबुलेटेड वैल्यू टी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक, टी स्टैटिक कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे, डिटरमाइंड होगा। ठीक, फिर का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेवल ऑफ, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम लोग डिटरमाइन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है ये डिटरमाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k होता है। ठीक, तो जितना हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान के चलते रहते हैं ना, तो वो n-k होता है वहां पे। ठीक, अब नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी है, और k क्या है, नंबर ऑफ रिजेक्शन है, कितना रिजेक्ट करेंगे यहाँ पे और कितना फ्रीक्वेंसी है, ये मान के चलते हैं। तो वही इसका फार्मूला लिखा है, इसको देख लीजिएगा एक बार, मतलब अच्छे से देख लीजिए। n-1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला रहता है, n-1 तो याद रखिएगा आप लोग, तो पूछ देगा तो बता दीजिएगा। ठीक, तो टेबलेटेड वैल्यू, अब टेबल से वैल्यू देखा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का टेबलेटेड वैल्यू देखा जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, जो कैलकुलेट किए हैं ना उसको देखते हैं कि टेबलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ गया टेबुलेटेड वैल्यू, तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, मान लिया जाता है कि हाइपोथेसिस क्या है हमारा, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या, जो मान के चले थे कि 50 सेंटीमीटर है करके, उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो माध्य, जो समग्र का माध्य 50 सेंटीमीटर माने थे और सैंपल का माध्य भी 50 सेंटीमीटर माने थे, उसको स्वीकार कर लेंगे यहाँ पे, शून्य परिकल्पना को क्या कर लेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और तो अंतर का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। ठीक,
तो यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मानेंगे, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मानेंगे, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। हम जो मान के चले थे और जो कैलकुलेट किए हैं वो सेम आ गया है। यहाँ पे कोई अंतर यहाँ पे कोई अंतर मान के हम लोग नहीं चलते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए फिर क्या होता है। यदि टी की गणना किए हैं, वो कैलकुलेटेड ज्यादा रहे हमारा, ठीक है ना, और टेबुलेटेड क्या हो जाए, कम हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि डिफरेंस है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंस है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। ठीक, अंतर महत्व है, अंतर का महत्व है यहाँ पे, जो अंतर आ रहा है इसीलिए क्या मानेंगे यहाँ पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या मानेंगे, डिफरेंस इस सिग्निफिकेंस मानेंगे। जो डिफरेंस आया है वो क्या मानेंगे, सार्थक मानेंगे उसको, डिफरेंस जो आया है उसको सार्थक मानेंगे, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक स्कूल के 6 लड़कों को केवल चुना गया। ठीक, एक स्कूल को केवल 6 लड़कों को चुना गया जिसके गणित में 100 में से, तो केवल 6 लड़कों को चुना गया है यहाँ पे। एक मिनट ना, यहाँ तो यहाँ पे देखिए गणित के केवल 6 लोगों को चुना गया है ना, ये उनके नंबर दे दिए गए हैं, गणित विषय के 6 लोगों को चुना गया है और उनका नंबर दे दिया गया है गणित विषय का। ठीक, इन आधार पर विवेचना कीजिए कि इस स्कूल के गणित के प्राप्तांकों का औसत 66 है। तो जितने भी लोग प्राप्त किए हैं तो सबका हम लोग औसत निकालेंगे, जो 100 स्टूडेंट हैं तो टोटल का हम लोग औसत निकालेंगे कि क्या 66 ही आएगा। तो इन 6 लोगों के आधार पे हमको बताना है कि जितना भी औसत हम लोग निकालेंगे, ठीक, 6 लोगों के आधार पे ही बताना है। जो गणित के 6 स्टूडेंट ये लड़के हैं, जो विद्यालय के 6 स्टूडेंट हैं, 100 लोगों का पेपर हुआ है, तो 6 के आधार पे ही हमको, सैंपल के आधार पे ही पता करना है कि क्या सब कोई का प्राप्तांक का औसत 66 आएगा कि नहीं आएगा, 66 है कि नहीं है, यही पता करना है। तो इसको हम लोग देखिए अब कैसे पता करेंगे, टी टी वैल्यू से। तो नल हाइपोथेसिस भी यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, 66 मान रहे हैं, मतलब अपना हाइपोथेसिस मान के चल रहे हैं कि जो आएगा औसत वो 66 ही आएगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये मान के चल रहे हैं कि 66 से कम आ जाएगा, नहीं तो ज्यादा आ जाएगा मान के चल रहे हैं। ठीक, तो फिर सबको ऐड करेंगे, जितना भी जो अ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इस सब को ऐड करेंगे, ये सब जो डाटा दी है उसको, उसको ऐड करने से कितना आ जाएगा, 384 आएगा, बट 6 करेंगे 64 आ रहा है हमारा। ठीक, जो मीन का जो है वो क्या आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो प्राप्तांक है, ठीक, उसका माध्य माध्य का विचलन निकाल दिए, माध्य का विचलन का क्या कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कर देते हैं, जब भी माध्य माध्य का विचलन निकालते हैं सबसे पहले जो 64 आएगा उसे माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, यहाँ पे फिर 64 का 64 यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और इस सब का जब स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाता है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकल गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल दिए। उसके बाद हम लोग एस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, जो कितना आ रहा है हमारा 2.756 आ रहा है। उसके बाद हमको टी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट किए यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे टी वैल्यू निकालेंगे और लेवल ऑफ, यहाँ पे 6 - 1 जो 6 स्टूडेंट हैं उसको -1 करेंगे हम लोग। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, है हमारा 6 जो -1 है वो। ठीक, क्योंकि टोटल n है हमारे पास 6, उसमें -1 करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। अब उसको इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 7
1.7 क्या आ गया हमारा, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक, 1 मिनट ना। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा कितना आ गया। जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है वो 1.77 आया है। अब टेबुलेटेड वैल्यू हमको कहाँ मिल जाता है, हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम चार्ट देखते हैं ना, तो वहां पे कितने प्रतिशत का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में देखना है, तो उसके हिसाब से हमको क्या मिल जाता है, टेबुलेटेड वैल्यू मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू कितना आ रहा है, 2.571 आ रहा है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ गया है यहाँ पे हमारा। ठीक, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ गया टेबुलेटेड वैल्यू से। तो हम यहाँ पे क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से। ठीक, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब नो डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है यहाँ पे। ठीक, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा क्या आ गया है, ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन साइन उल्टा हो गया है। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा क्या आ गया है, ज्यादा आ गया है टेबुलेटेड वैल्यू से। ठीक, कम आया, कम आ गया है। ठीक, तो कम आ गया है यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू क्या आ गया है, कम आ गया है। तो यहाँ पे जब टेबुलेटेड वैल्यू कम आ जाता है तो नल हाइपोथेसिस क्या कर देते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इससे ज्यादा आएगा टेबुलेटेड वैल्यू से, टेबुलेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा आ गया तब रिजेक्ट होता है ना, याद रखिएगा। टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे निकाल के पहले से रख लेते हैं, रखा जाता है, वहां पे टेबल रहता है इसका, टी टेबल रहता है। ठीक, तो इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक, जो टेबुलेटेड वैल्यू रहता है ना, तो वो स्टैंडर्ड रहता है वो। अगर इससे ज्यादा आया आपका, मतलब क्या है, आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट नहीं करना है, फिर रिजेक्ट कर देना है। इससे हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। जो टेबुलेटेड वैल्यू है ना, याद रखिएगा, उससे कम आएगा तभी नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। मतलब वहां पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, सिग्निफिकेंस में नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अंतर कुछ नहीं मान के चलेंगे वहां पे। ठीक, तो ये समझ में आए। तो ये मतलब ये कैलकुलेशन नहीं आता, यहाँ पे कथन के रूप में आता है ना, कि ज्यादा है कि कम है। तो हमेशा याद रखिएगा इससे कम होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ये। ठीक, ये टेबुलेटेड वैल्यू दिया रहेगा वहां पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। इससे हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। जो टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू है वो जो गणना करके निकाले है ना, वो इससे हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तभी क्या मानेंगे हम लोग, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं मान के चलते, और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये ना कथन में आता है, ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, और नो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहेगा कथन और कारण में। तो उसको सही, कथन को सही मान के चलना है। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड लिखा रहेगा। नल हाइपोथेसिस को क्या किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहेगा ना, तो इसको गलत ले लेना है कथन को आपको। तो ये कथन आता है इसमें। ठीक, तो नल हाइपोथेसिस जब भी एक्सेप्ट होता है तो नो नो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस रहता है वहां पे, याद रखिएगा। ठीक,
तो इसमें बस याद रखने वाली बात यह है कि टेबुलेटेड वैल्यू से कम आना चाहिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो, ठीक। और इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए, एक बैच प्रक्रिया द्वारा रबड़ के रसायनों का निर्माण प्रति बैच 690 एलबीएस की सामान्य उपज है। तो यहाँ पे सामान्य उपज को बता दिया गया है कि 690 है करके। सामान्य पैदावार के साथ 12 बैच, जो 12 बैच रहेंगे उसको प्रयोगात्मक रूप में प्रयोग किया जाएगा। 12 बैच को की नई प्रक्रिया की कोशिश की जाएगी, जो कितना है 620 है, ये सब बताया जा रहा है। एलबीएस है, क्या नई प्रक्रिया परिणाम पुरानी प्रक्रिया परिणाम से काफी अलग है। तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग फॉलोइंग, तो यहाँ पे उसको दे दिया गया है, आपका मीन दे दिया गया है सैंपल का, ठीक। और एस दे दिया गया है यहाँ पे, और जो नल नल हाइपोथेसिस मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो जो नल हाइपोथेसिस मान के चल रहे हैं वो कितना है 690 है। जो सामान्य रूप से यदि लिखा है सामान्य उपज है, इतना हो ही जाता है, प्रति बैच निकल ही जाता है, सामान्य रूप से इतना हमको प्राप्त हो ही जाता है। उसी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस से समान रूप से इतना ही हो ही जाता है करके, ठीक। तो यहाँ पे 672 नॉट सिग्निफिकेंस मान के चला जा रहे हैं। अगर 672.5 आ जाए तो नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस मान के चलेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्रॉस करना पड़ेगा 690 से, ठीक। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो कैलकुलेशन करके देखे तो कितना आ गया ये -1.38, जो क्या है टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस दैट न्यू प्रोसेस डज नॉट डिफर फ्रॉम द ओल्ड प्रोसेस, इसलिए एक्सेप्ट टू द बेच, एक्सेप्ट करना चाहिए, नॉट उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो गणना के बाद टी का मान क्या क्या आ रहा है, जो हमारा टी का मान है वो इससे कम आ रहा है। तो हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि नई प्रक्रिया यील्ड संबंधित पुरानी प्रक्रिया से भिन्न नहीं है, दोनों सेम है माना जा रहा है। अगर इससे अगर इससे ज्यादा आता तो दोनों प्रक्रिया क्या है भिन्न है बोला जाता। अब अभी भिन्न नहीं है बोला जा रहा है, क्योंकि कोई मतलब कोई अंतर नहीं है दोनों में, इसलिए क्या है तो अस्वीकार नहीं किया जाएगा बोला जा रहा है इसमें। तो यही निष्कर्ष निकाला गया है, निष्कर्ष निकाला कि नई पैदावार समान पैदावार देती है, ठीक। ये दो न्यायादर्शों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को बताया जा रहा है। तो जब दो न्यायादर्श रहते हैं ना तो इसी तरह कैलकुलेशन होता है उसका। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको कथन याद रख के चलना है, ठीक। ऐसे ही जब लिखा रहेगा, ठीक, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है छोटी है टेबुलेटेड वैल्यू से, तब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा, वाइस वर्सा, ठीक। बस इसी को याद रखना है आपको, ये वाला जो सेंटेंस है उसको याद रखना है, और इसका कारण जब क्यों क्यों ऐसा बोलते हैं ये भी याद रखना है, ठीक। तो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब सेम हो जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दोनों का मीन कितना आ जाए, सेम आ जाए, 50-50 जो भी हम लोग मान के चले हैं वो सेम आ जाए। और ये कब सेम मानते हैं हम लोग, जब कैलकुलेटेड वैल्यू से कम रहे टेबुलेटेड वैल्यू, तब उसको सेम मान के चलते हैं हम लोग। बस यही याद रखना है इसमें, ठीक है ना, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। टेबुलेटेड वैल्यू से कम आना चाहिए कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि टेबुलेटेड वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म को दर्शाता है, ठीक। इसलिए ठीक पहले से प्रमापित कर दिए हैं कि इसमें से ज्यादा आएगा तो उसको गलत मानना है करके, ठीक। इसीलिए इसको उतने से अगर कम आता है तो उसको हम लोग सही मान के चलो एक्सेप्ट मानते हैं, वहां पे एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो जब मानक विचलन ज्ञात हो जाता है, तो जब टेस्ट देखो जेट टेस्ट अब देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है जब मानक विचलन ज्ञात हो जाता है, ठीक, जो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ज्ञात हो जाता है, तो जनसंख्या रूप में बड़े नमूने जो क्या है, अब जो एन है वो बड़ा है 30 से वितरित कर दिया जाता है, तो जेट टेस्ट से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो नमूना है
वो सैंपल है वो 30 से ज्यादा होंगे, 30 से कितना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 30 से यहाँ पे क्या होंगे, सैंपल ज्यादा होंगे। तो जेड टेस्ट का यहाँ पे क्या होगा, प्रयोग होगा। तो एफ टेस्ट में किसका प्रयोग कर रहे थे, टी टेस्ट में 30 से कम वाले को, जेड टेस्ट में 30 से ज्यादा वाले को प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इसका ये फॉर्मूला है ये, ठीक। ये क्या है, समांतर माध्य है यहाँ पे, सैंपल मीन है, एन सैंपल साइज है, जो एन है वो सैंपल साइज है। यहाँ पे ये जो सिग्मा बना हुआ है वो स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक। स्टैंडर्ड डिवीजन है, उसको बटा करेंगे स्क्वायर करके और ये जो जो एक्स बार बना हुआ है वो क्या है, सैंपल है, और माइनस म्यू है, वो समग्र का माध्य है, ठीक। तो यहाँ पे तालिका मूल्य सार्थकता स्तर के आधार पर लिया जाता है, और जेड टेस्ट स्वतंत्रता की डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसमें याद रखेगा कि डिफरेंस लेवल ऑफ फ्रीडम का उपयोग नहीं करते यहाँ पे। n-1 जो किए थे ना वहां पे, लेवल ऑफ फ्रीडम डिफरेंस क्या, स्वतंत्रता का स्तर, लेवल ऑफ फ्रीडम, उसका उपयोग नहीं करते यहाँ पे, ठीक। ये मान के चलना है। तो जेड में क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ा होगा टेबुलेटेड वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो कैलकुलेटेड वैल्यू से टेबुलेटेड वैल्यू बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक। तो कहने का बात वही है, टेबुलेटेड वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। अगर टेबुलेटेड वैल्यू छोटा है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये यहाँ पे ये शब्द को आप लोग याद रखेगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट किया जाता है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो, छोटा हो, और टेबुलेटेड वैल्यू बड़ा हो, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, ठीक। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस रहता है, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे सार्थकता स्तर रहेगी यहाँ पे। तो ये बात याद रखना है, ठीक। तो उसका जब उल्टा होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा वहाँ पे, यही याद रखना है आपको, ठीक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल इतना बड़ा पूछता नहीं है, ठीक। इसमें कैलकुलेट करके बताया गया है। इसमें देखो 15.2 को यहाँ पे लेवल ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इससे अगर बड़ा आ जाए तो ये मान के चला है ये, ठीक। इसको फार्मूला में रख के यहाँ पे तो निकाल के देखेगा, ठीक। और कैलकुलेशन डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो 3.5 आ रहा है इसका, और जो टेबल का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, वहाँ पे कम आ रहा है टेबुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे आप कथन को बस ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है ताकि आपको कथन यहाँ पे याद हो, ठीक। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गया है यहाँ पे, बड़ा बड़ा आ गया है, तो रिजेक्ट करेंगे ना। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ा आ जाए टेबुलेटेड वैल्यू से, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्ट होता है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो, ठीक। बस इसी को याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएंस रेशियो टेस्ट है, एफ टेस्ट है, उसको किसने दिया है, सेन कोर ने दिया है, ठीक। तो ये क्या है, एफ परीक्षण आंकड़े एफ के नाम पर रखा गया है, जिसे रोनाल्ड फीसर के सम्मान में नामित किया गया था। एक सांख्यिकी केवल दो विचरणों का अनुपात है, ठीक। तो इसमें विचरण का अनुपात देखते हैं हम लोग, ठीक। वेरिएंस का रेशियो देखते हैं मात्र इसमें। तो विचरण के फैलाव का एक माप है, या आंकड़े माध्य से कितनी दूरी पर बिखरा हुआ है, बड़े माध्य अधिक फैलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। तो कितनी दूरी तक फैला हुआ है माध्य से, इसी को मात्र देखा जाता है। तो इसमें वेरिएंस को बस देखते हैं, फैलाव को देखते हैं, प्रतिनिधित्व माध्य से कितनी दूरी तक बिखरा हुआ है, और बड़े मान अधिक फैलाव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो वेरिएंस लेते हैं, बृहद वेरिएंस, ठीक, और लघु वेरिएंस।
तो इस फॉर्मूले को बस आप लोग याद रखिए कि एफ बराबर S2/S1 है और एस बराबर 2/2 रहता है यहाँ पे। ठीक, तो ये वेरिएंस है दोनों। ठीक, तो ये वेरिएंस को बस ध्यान में रखना है। तो S1 क्या होना चाहिए यहाँ पे, बृहद माध्य बड़ा होगा, और S2 क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि लघुत्तर लघुत्तर माध्य है वो, लघुत्तर प्रसरण है वो। ठीक है, छोटा वेरिएंस है वो, इसलिए वो क्या होगा यहाँ पे, छोटा होगा वो। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा यहाँ पे, N1 - N रहेगा। मतलब पहला जो लार्जर वेरिएबल लिए थे हम लोगों ने, वेरिएंस लिया है, उसका N1 माइनस कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा इसका, एफ टेस्ट का। और जो स्मॉलेस्ट है N2 माइनस, जो स्मॉलेस्ट का वैल्यू लिए हैं उसको N2 - 1 कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। और जो एफ टेबल है वो V1 लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट रहता है, और V2 बॉटम टू टॉप दिखाता है ये। ठीक, और कॉम्बिनेशन ऑफ द स्क्रीन ऑफ 5% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल रहता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा इससे, एफ टेबल से। तो नन हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा यहाँ पे। कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा नहीं होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा होगा एफ के टेबल से। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा यहाँ पे, एक्सेप्ट होगा। हर 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 बार आपको ये याद रखना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए जो भी टेबल रहे उससे, तभी नल हाइपोथेसिस क्या होता है यहाँ पे, एक्सेप्ट होता है। बस सब में वही सेम सेम लॉजिक काम करता है। ठीक, और इसका सूत्र को बस ध्यान में रखना है आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसके सूत्र को ध्यान में रखना है, ये वाले सूत्र को। कभी कोई सूत्र के साथ ना, एफ टेस्ट का सूत्र कौन है, जेड टेस्ट का सूत्र कौन है, इसको मैचिंग मैच में दिखा देता है। या तो एफ टेस्ट को किसने दिया है, उधर देने वाले का नाम लिख दिया रहता है और इधर टेस्ट का नाम दिया रहता है। ये सब कैलकुलेशन वगैरह नहीं आते हैं इसमें। ठीक, और इसमें ये कैलकुलेशन करके बता दिया गया है। ठीक, तो ये कैलकुलेशन करके बताया गया है कि सैंपल ए है, इसमें N10 है, 12 है, और इसका वेरिएंस इतना आ रहा है। ठीक, और सिचुएशन क्या है, सैंपल ऑफ बी लार्जर देन बिकम S1/2। इसके बाद इसको कैलकुलेट करके बता दिया गया है यहाँ पे। और कितने पर डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है इसका, 5% है। तो एफ का टेबलेटेड वैल्यू 3.110 आ रहा है। और कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ है, नहीं लिखा है इसमें कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, तो कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा है टेबलेटेड वैल्यू से, तो बोथ आर क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, बोथ आर सैंपल बिलोंगिंग द सेम पॉपुलेशन। तो बोथ सैंपल किससे आ रहे हैं, ये मान के चलेंगे कि सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आज पैरामेट्रिक टेस्ट को देखे हैं, कल देखेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को। ठीक, और इनोवा टेस्ट बचा हुआ है उसको देखेंगे कल। तो जितना टेस्ट है ना उसको कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये इसमें ज्यादा समझने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस जो बताया हूं ना उसी कीवर्ड को याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं हाइपोथेसिस से। जो शुरुआत में बताया था कि एरर की टू टू टाइप एरर होता है, वो कौन से गलती करने पर होता है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ डिफरेंस है, वो क्या होता है। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। और सार्थक कब मानेंगे हम लोग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सार्थक कब होता है, कब सार्थक नहीं होता। तो जब हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, एक्सेप्ट होता है, तो वो सार्थक नहीं होता। जब हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट होता है, या वहां पे क्या लिखा रहेगा सेंटेंस में, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, तब वहां पे हम लोग तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको सार्थक मानेंगे। और सार्थक कब नहीं मानेंगे, जब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। बस इसी चीज को आपको याद रखना है। या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट होगा, मतलब जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तब हम लोग सार्थक मानेंगे। लेकिन जब अल्टर हाइपोथेसिस है, जब हमारा एच जो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, तब उसको सार्थक नहीं मानते हम लोग, दोनों को सेम मानते हैं। बस यही याद रखना है इसमें। ठीक,
और ये सब समझने के लिए है आप लोगों के। ठीक है, तो यहीं पे आज क्लास खत्म करते हैं, फिर अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग हो ना अभी कि जी बीच सर, में है सर। कनेक्शन कट गया है? समझ में आया क्लास आज का? जी सर, और रिवीजन करेंगे एक बार। हाँ, उसको है ना और पढ़ के देखिएगा और थोड़ा समझ के पढ़िएगा।